थे यह जान करके कि ये जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन या जो भी सेल है हर एक विश्वविद्यालय में, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये हाइड एंड सीक गेम है, चोरी और लुका छिपी का गेम है। यह होता क्या है, जब कोई भी चीज, जब भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जन्म लेते हैं, बिहार से क्रांति होती है, सत्ता परिवर्तन होता है। वैसे ही एकेडमिक फील्ड में जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एकेडमिक फील्ड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वित्तीय नहीं होता है, प्रशासनिक नहीं होता है, यही साहित्यिक चोरी होती है। कट पेस्ट करके हमको डिग्री मिल जाना चाहिए, फेल करें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, कभी सुधार नहीं होगा। है यह लुका छिपी का गेम। हुआ क्या शुरू में कि लोग करने लगे, अभी भी करते हैं, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ के लोगों को खराब लगेगा। लोग बोलते हैं पीएचडी में कोई फेल करता है। एनीवे, जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिटी, आपके यूनिवर्सिटी, आपके रिसर्च का ग्लोबल पैमाने पर तो छोड़ दीजिए, कम से कम राष्ट्रीय पैमाने पर भी पहचान बने, तो हमें कुछ स्टेप करना पड़ेगा, और जिसमें सबसे अधिक रोल होता है शोधार्थियों का। तो यहाँ पर एक है जिन पर प्रकाश नहीं डाला गया, मैंने देखा था, क्या है, एकेडमिक इंटीग्रिटी। ये एक तरह का शपथ है जो आप थीसिस में डिक्लेयर करते हैं कि आप क्या करते हैं वो आप जानते हैं। आपसे अधिक, या अपना आत्मीय चिंतन कीजिए, आपसे अधिक कोई आपके बारे में नहीं जानता है। आप अपने को ठग रहे हैं कि दूसरे को ठग रहे हैं, ये आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। तो एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब होता है शपथ पत्र। आपको एकेडमिकली आपका इंटीग्रिटी ऐसा होना चाहिए जो अनचैलेंजेबल होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं डिक्लेरेशन देते हैं थीसिस में कि ये काम जितना है यह ओरिजिनल है, मेरे द्वारा किया गया है, और आपके जो शोध पर्यवेक्षक होते हैं वह उस पर मुहर लगाते हैं। सच्चाई क्या है वो आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता है। मैं बीच में जब विशेष इस पर नहीं बोलना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको सबक लेना होगा, कुछ भी हो हम अपने इंटीग्रिटी से को डाउनग्रेड नहीं होने देंगे, तभी गुणवत्ता रिसर्च में आ सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि हुआ क्या, ये क्यों आया, ये क्यों आया। मैं बार बार कहता हूं, ये मैं याद कर रहा हूं उन दिनों को, प्रोबेबली इट वाज 2009, जब मैं 10th प्लान पीरियड था उस वक्त। तो जब मैं यूजीसी के डिफरेंट कमिटीज का चेयरमैन हुआ करता था, तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट करने की कमिटी थी कुछ खास यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए। 10th प्लान पीरियड में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ग्रांट मिला, उसका चेयरमैन यूजीसी कमेटी का मैं ही था। तो हम लोगों ने गया, हम लोग वहां क्या देखे, डेलिब्रेशंस जो हुआ, तो बिहार और एक और राज्य, कोई खास यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार राज्य के स्तर पर और एक दो और राज्य था। तो वहां चर्चा हुई कि भाई एक चीज बहुत है, बिहार में डिमांड, यूजीसी के पास सारा डेटाबेस होता है, उसके पास सारा डेटाबेस होता है, आपको ग्रांट देता है, कितनी किताबें आपके लाइब्रेरी में आप उसको देते हैं, फिर कितना खरीदने के लिए देता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स आप लेते हैं, वो डेटाबेस यूटिलाइजेशन आप देते हैं। तो आपसे कोई यूटिलाइजेशन मांगता है, दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ डेटाबेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी। तो उसके पास डेटा रहता है। तो वो कहता है कि भाई बिहार में अभी भी साइंस या कोई भी लेबोरेटरीज उस स्तर के कम ही है जिसमें कि गुणवत्तापूर्ण, लेकिन इतना पीएचडी कैसे निकल रहा है। यूजीसी ने कहा कि 3-4 स्टेट को मिला करके एक साल में जितना पीएचडी होता है उसका 2 गुना तो सिर्फ बिहार के यूनिवर्सिटी से होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि होता है। लेकिन पीएचडी किसी, कोई सुपरवाइजर लिखते हैं कि मेरे अंडर में 20 पीएचडी हुआ, और उनके अंडर में रेफरेंट जर्नल में कितना पब्लिकेशन हुआ, तो वो 0 है।
लोकल हो जो हो, इंडिया का जितना भी जर्नल है, आपको मैं बता दूं, बच्चे भी आते हैं, उनको तो नहीं पता है, बेचारे निर्दोष हैं कि इसमें इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है 5, 8 सब फ्रॉड है। हिंदुस्तान का जो सबसे अच्छा जर्नल है हमारे सब्जेक्ट में, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी या नेशनल एकेडमी ऑफ ये प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस या करंट साइंस, उसका तो 0.6% है इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये तो बिजनेस करता है वो, हमको कुछ नहीं मिला, रोजगार एक ठो खोल दिए, बच्चे निर्दोष हैं। वो तो अपने गुरु के पास जाते हैं कि हमारा पेपर हो जाए, गुरु कहीं से मैनेज कर देते हैं और उसको आ जाता है कि वो तो बिजनेस चलाता है, वह समझता है उस पर तो केस होना चाहिए कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये लिखता है इतना % इम्पैक्ट फैक्टर। तो शुरू में क्या हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए यूजीसी को लगा, मैंने शुरू में कहा यह क्या होता है, साइबर क्राइम करता है, आपके अकाउंट से निकाल लेता है पैसा, इसके बाद नया रूल बनता है, अब वह चोर जो है वह फिर रास्ता खोजता है, वह चोरी करेगा ही कि अब वह रास्ता खोजता है कि साइबर क्राइम फिर हम कैसे करें, दूसरे के अकाउंट से कैसे पैसा को हैक कर लें। तो उसी तरह से फिर यूजीसी कोई नियम बनाती है और जहां लोग उसको फॉलो करते हैं वहां गुणवत्ता बढ़ जाती है, और जहां फॉलो नहीं करते हैं वहां फिर हाइड एंड से खुद ऐसा निकाला है यूजीसी थर्ड हो, इसको ऐसे कर देते हैं। मतलब आपको हम चोरी करने के लिए, गुणवत्ता करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं और आप भी उसी को अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उसी तरह से साइबर क्राइम हो जाता है, तो फिर यूजीसी को नियम में परिवर्तन लाना पड़ता है। ऐसे करते 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 हम लोग नहीं सुधरे, हम अपने को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। हम मीन्स यूनिवर्सिटी जिसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम अगर लगाम लगावेंगे, आप आइएगा आंदोलन करने के लिए, आप यह नहीं समझ रहे हैं अभी कि उसकी आपके रिसर्च का गुणवत्ता का क्या महत्व है, ये नहीं समझ रहे हैं। तो होता क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखती है कि ये नियम हम बनाए हैं, फिर फ्रॉडिज्म हो गया, साइबर फ्रॉड, फिर पैसा निकाल लिया दूसरे के अकाउंट से। ठीक है, अब कम मात्रा में निकाला, पहले अधिक मात्रा में निकालता था। तो पहले साहित्यिक चोरी अधिक होती थी, किसी के वर्क का कट पेस्ट वहां से ले लो, वहां से ले लो, थेसिस में क्या है, कुछ नहीं है। और ये तो है ही कि आपका थेसिस जाएगा तो जो गाइड होता है वो अपना आदमी को देता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन आपके गाइड को उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, आपको नहीं फायदा होगा। और दुल्हा कौन है, आप हैं, अब फायदा ले रहा है बारात। इसको सोचिए, इसको गंभीरता से सोचिए। इंटीग्रिटी ये है कि शपथ लेना है आपको कि हम छोटा ही काम करेंगे लेकिन अपनी भाषा में लिखेंगे, जो ही किए वही लिखेंगे। मैं आपको दावा करता हूं कि आपके थीसिस का गुणवत्ता और ओरिजिनलिटी उसी से आएगा। तो इस तरह से हुआ। तो अब क्या हुआ, इसके बाद एक फिर यूजीसी ने स्टैट्यूट को बदला, फिर भी लोग नहीं सुधरे कि नहीं हम तो कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। फिर उसको अपने नियम में परिवर्तन करना पड़ा और इसके बाद आया कि अब अगर प्लेगरिज्म डिटेक्शन होता है और इससे अधिक परसेंटेज डिटेक्शन होता है तो स्टूडेंट का तो डिग्री हेल्ड अप हो जाएगा, गाइड को वार्न किया जाएगा। और इसके बाद एक बार वार्न करने के बाद भी फिर भी वैसा ही आया तो उनको डिबार कर दिया जाएगा। ये किया, उससे भी सुधार नहीं हुआ, उससे भी सुधार नहीं हुआ। दूसरे स्टेट में हुआ होगा, मैं यह नहीं कहता हूं, अपने स्टेट में भी हुआ होगा, सुधार का स्तर कुछ बढ़ा होगा, लेकिन जितनी आशा थी, जो अपेक्षाएं थी कि हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर हमारे शोध की गुणवत्ता इतना बढ़े। आप यह ध्यान दीजिए कि इस नोबेल प्राइज दूसरे जगह क्यों ज्यादा मिलता है और ओरिजिनल वर्क हमारे यहाँ सीवी रमन या ये जगदीश चंद्र बोस ये लोग किए। आप देखिए उनका ये 75 रुपए का इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने किया, उनको नोबेल प्राइज मिला। ये नहीं है कि हमको बड़ा लैब चाहिए, हमको ये चाहिए, वो ठीक है, अपनी जगह उसकी भी अहमियत है, लेकिन ओरिजिनल वर्क का जो अहमियत है वह किसी वर्क का अहमियत नहीं है।
इनोवेशन का मतलब कभी यह नहीं होता है, इनोवेशन और डिस्कवरी में अंतर समझना चाहिए छात्रों को। डिस्कवरी हुआ कि कोई नया आविष्कार आपने किया, इनोवेटिव का मतलब हो गया नए रूप में किसी चीज को पढ़ाना या कोई रिसर्च करना। ये इनोवेशन हुआ कि किस सिंप्लीफाइड वे में आप अधिक से अधिक, तो बच्चों को तो पहले इसका होना चाहिए, प्लेगरिज्म तो बाद में उनका वर्कशॉप होना चाहिए। उनके लिए वर्कशॉप होना चाहिए कि पीएचडी में कोई बच्चे अगर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग उनको पहले सिखाइए कि आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे। ये हमारी जवाबदेही होती है, तब हमारे बच्चे सीखेंगे। कोई शिष्य जो होता है उसका वह परिलक्षित करता है अपने टीचर को, तो टीचर का जो भी मॉडल होगा वो अपने शिष्यों में ट्रांसमिट होता है। तो शिष्य के थ्रू ही लोग समझता है कि इसके टीचर कैसे रहे होंगे। तो आपकी जवाबदेही, हमारी जवाबदेही, फैकल्टीज की जवाबदेही बनती है कि उनको सिखाइए। और वो कैसे सीख सकते हैं, किसी का भी रिसर्च पेपर उनको दे दीजिए। इट इज समथिंग लाइक प्रेसिस राइटिंग, व्हाट वी यूज्ड टू लर्न ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। प्रेसिस राइटिंग, 4 पेज का हम तुमको यह दे रहे हैं, इसको तुम 20 लाइन में लिखो, 10 लाइन में लिखो। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, पेपर आपका 10 पेज का है तो ये जो 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट है, दैट शुड रिफ्लेक्ट द होल क्वालिटी ऑफ द पेपर, ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग्स, वो करता है। उनको वो सिखाइए, बच्चों को पहले सिखाइए। वर्कशॉप में बच्चों की गलती मैं नहीं देता हूं, हम अपने ऊपर गलती लेते हैं। उनको यह सिखाया नहीं जाता है हमारे द्वारा। उनको सिखाइए कि रिफरेंसिंग कितने तरह के होते हैं। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि कोई रिफरेंस होता है। तो हमने देखा है यहाँ की कुछ थेसिस, तो एक आता है, ठीक है हम कर देते हैं उसको, ओके, लेकिन दैट इज रॉन्ग। हमने देखा है कि थेसिस आ रही है, कोई थेसिस में मान लीजिए 1 मिनट के लिए 2 ऑथर का पेपर आप कोट कर रहे हैं रेफरेंस में, तो मैंने देखा लेट अस सपोज रहमान एंड रहमान, लेट अस सपोज, तो उनका आप देते हैं, आपको कुछ रेफरेंस ब्रैकेट में डाल देते हैं, मान लीजिए 1992, इसके बाद आप लिखते हैं उनका टाइटल ऑफ द पेपर, देन यू राइट द नेम ऑफ द जर्नल एज पर साइंटिफिक, वो जो जैसे प्रोसीडिंग ऑफ, मान लीजिए नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस है तो उसका एब्रिविएटेड फॉर्म हम लोग लिखते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है। इसके बाद आप वॉल्यूम देते हैं, ईयर देते हैं, पेजेस देते हैं, उसके ठीक नीचे जो आ रहा है वो रिफरेंसिंग स्टाइल दैट बिकम्स समथिंग डिफरेंट। एक अमेरिकन स्टाइल में रहता है, एक ब्रिटिश स्टाइल में रहता है। बच्चे नहीं समझते हैं कि थेसिस है तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, एक स्टाइल का रिफरेंसिंग हम दे रहे हैं तो होल साइटेशन होना चाहिए, रेफरेंस चैप्टर होना चाहिए उसी स्टाइल में, दैट सेम रेफरेंसिंग स्टाइल में। Unless we transmit, we let our students know that, learn that, we can't expect any good quality from our students. They are innocent. उनको हमें सिखाना होगा, जानकारी देनी होगी। बाबू रे ये पेपर है 10 बार लिखो, तब वो समझेगा कि नहीं अब 300 वर्ड में लिखना है। अच्छे रिसर्च शोधकर्ता का मैं बार बार कहता हूं कि यह गुण होना चाहिए कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम बात आप कैसे लिखें। थेसिस इतनी मोटी हो कोई मायने नहीं रखता है। मैंने बार बार कहा, हमारे सब्जेक्ट में BR सिंह बिहार यूनिवर्सिटी में थे, आरा साइड के रहने वाले थे, पिछड़ी जाति से आते थे, यादव जाति से आते थे। मैं तो उनको मरने दम तक पहुंच के प्रणाम करता था, ही हैड बीन माय टीचर। जूलॉजी में बिहार में दत्ता मुंशी उनके जो गुरु थे, और अपने BR सिंह उनके जैसा विद्वान नहीं हुआ है। और उनका जो वर्क है वह कुछ नहीं है, एक सीजर, कैंची छोटी, एक फोर्सेप, उससे उन्होंने जो भी मछलियां हैं, उसमें कुछ मछलियां ऐसी होती है जो एयर ब्रीदिंग भी होता है और जल में भी सांस लेता है, जल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे भी सांस लेता है। तो एयर ब्रीदिंग कौन कौन ऑर्गन है, दैट वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। और केवल वह यही किए कि इतनी मछलियों में एयर ब्रीदिंग कैपेसिटी है, ये मछलियां पानी नहीं भी रहे तो ये जिंदा रह सकती है, यह वर्ल्ड को दिया। और विश्व का कोई कंट्री नहीं है जो उनको नहीं बुलाया। और उनका रिसर्च वर्क क्या था,
एक थेसिस और एक कैंची, इस कैंची से, एक फोर्सेप और एक कैंची से, और उनका थेसिस अभी भी जाके देखिए वो 60 पेज की थेसिस है। ये हुआ ओरिजिनलिटी। तो वो रोमर को भेजा गया। उन दिनों था कि एक थेसिस, पहले देखिए कैसे कैसे हुआ है क्वालिटी में। ये पहले था कि दोनों थेसिस फॉरेन जाएगा, टाइम लगता था। तो हुआ कि एक थेसिस यहाँ और यहाँ का रहे इंडिया का, एक थेसिस फॉरेन में के एग्जामिनर रहे, तब भी कुछ क्वालिटी बरकरार रहा। होते होते हम लोग क्या किए, नहीं हमको यही एग्जामिनर चाहिए, मधेपुरा के फलाना मोहल्ला में जो रहते हैं उनको बनाइए एग्जामिनर। हम बना दिया, हमको तो नहीं कुछ लगना, हम पॉपुलर वीसी हो गए, लेकिन जिनके लिए बनाया वो सोचे उनका क्या हुआ। तो डिटेरियोरेशन होता गया और इसी तरह से नियम भी हार्ड होते गए। साइबर क्राइम और ये प्लेगरिज्म, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉ बनाते हैं, लॉ को तोड़ने के लिए लोग उपाय खोजते हैं। इससे हमें बचना होगा। पहला चीज तो ये है प्लेगरिज्म है, इससे हमको बचना होगा। और एक बच्चे ने किसी एक ऑडियंस से कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए थे, उनका बड़ा रेलिवेंट था कि यह सॉफ्टवेयर पेड है या अनपेड है। मैं नहीं जानता हूं, कन्वेनर ने भी बताया है, आज मैं जाके चेक करूंगा कि ये जो अभी टॉक दे रहे थे अभ्यास सिंह जी, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी जो ड्रिल बिट है, तो वो तो बिजनेस है उनका। तो वो बता रहे थे कि हमारे सॉफ्टवेयर को जो आप खोलिएगा तो ऐसे क्लिक कीजिए, ऐसे फाइल है इसमें, इस फोल्डर में ये आपको मिलेगा, इतना चीज आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो अपने कंपनी का प्रचार कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि यूजीसी ने कहा होगा, इनका देखा होगा कि इनका जो है सॉफ्टवेयर ड्रिल बिट का, वो अभी जितना भी किस्म का साहित्यिक चोरी को पकड़ने के लिए, प्लेगरिज्म को पकड़ने के लिए अन्य सॉफ्टवेयर है, उनसे सुपीरियर है, इसीलिए इनको एडॉप्ट किया होगा। तो आपके लिए यह है कि ये अगर पेड है कि क्या अनपेड है, डोंट गो टू दैट। हम यह कहते हैं कि आप निर्दोष हैं, आपको उस रूप में हम नहीं बना पाए, चाहे सामाजिक कारणों से हो, राजनीतिक कारणों से हो, या आपके कारणों से हो, या मेरे कारणों से, उस स्तर पर आपको हम लोग नहीं ले जा सके। तो जितना आपका फेल्योर है उससे अधिक फेल्योर हमारी है, शिक्षकों की है, विश्वविद्यालय की है। तो उस सब चीज को ध्यान में रख के आप एकदम कीजिए, कोई चीज देखिए, एकदम ओरिजिनल रिसर्च कीजिए, ओरिजिनल रिसर्च कीजिए। कहिए तो मैं, अगर समय मिलता है, मैं अभी बेंगलोर में एक लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां से आता हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन मैं अपने एक शोध का, जिसको ऑल ओवर इंडिया में रिकॉग्निशन मिला है, कुछ नहीं हमने किया है, एंड आई डोंट बिलोंग टू दैट फील्ड, आई एम ए मैन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन एक दिन हम देख रहे थे कि किसान लोग हमारे इलाके में, अब तो इधर भी देखे हैं कि परसों, उस दिन 21 तारीख को मैं सहरसा से सुपौल जा रहा था, तो मैंने देखा कि मखाना का खेती इन इलाकों में भी हो रहा है। तो हमारे तरफ क्या होता है, बिहार को मतलब अभिशाप से ग्रसित है, इसी कारण बिहार ज्यादा टैलेंटेड है। हम अभिशप्त हैं। किस चीज से अभिशप्त हैं? बाढ़, सुखाड़, या तो कभी बाढ़ आवेगा या ड्रॉट आ जाएगा, या हमारी कमी है। इस कमी के चलते हम में विकास हुआ कि हम संघर्षरत हुए, हम टैलेंट अपना खोजे कि इस विषम परिस्थिति में हम कैसे जी सकते हैं। तो अब धान का खेती बहुत सारे इलाकों में कम होने लगा, क्योंकि जो लागत होता है वो सब किसान को नहीं रिटर्न होता है, उसमें मुनाफा। तो अब ऐसे हुआ, तो देखा गया कि मान लीजिए कि 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, छोटा सा ही एग्जाम्पल लीजिए, 1 हेक्टेयर में मखाना का खेती होता है, तो उससे किसान को कितना लागत होता है और उससे उनको मुनाफा कितना होता है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका क्या नाम है, घर में सोनी उनी बोल, हाँ, गीतांजलि चौधरी, वो डॉक्टर, उसके फादर हैं DMCH के इसके हेड, हड्डी विभाग के। तो वो आई कि सर हम आप ही के साथ काम करेंगे। तो मैंने कहा मेरे साथ काम करोगे तो 4-5 साल कम से कम लैब वर्क करना पड़ता है, हम तो वैसे नहीं करते हैं। तो कहे कि जो होगा। तो हमने सोचा कि इसको कुछ इंटरेस्ट है, पैसे वाली घर की भी है, तो इसको कुछ दिखे एक तो एक्सपेरिमेंट करके। तो किसान सबके पास भेजे जो मखाना उखाना उपजाता है,
तो उससे जानकारी हासिल हुई कि तालाब में वो क्या करता है, तो मखाना का बीज डाल देता है, पत्ता होता है, फ्लावर होता है, उसका सीजन होता है, 4-5 महीने में वो क्रॉप होता है, फिर उसका अंदर जा करके नेट से उसका सीड निकालता है, फिर प्रोसेसिंग करता है। लाइकवाइज आमदनी खर्चा उसमें उसको कितना लगता है और आमदनी कितनी लगती है उसने बताया। और हम लोगों ने तब जब डाटा लाई वो तो मैंने कहा कि इसको अब तुम छोड़ दो। करो क्या कि एक छोटा सा, क्योंकि उसका हाइट नापा गया तो पॉन्ड में 6 फीट पानी था। सॉइल का हम लोगों ने भेजा डिटेक्शन करने के लिए, तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। तब फिर वो किसान कहा कि इसमें हम लोग देते हैं बाबू वो कुछ पेस्टिसाइड्स भी, तो वो भी उससे इंफॉर्मेशन लिए और हमने कहा कि अब इस सब तुम छोड़ दो, हम जैसा एक बना के देते हैं, लेट अस ट्राई। रिसर्च क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड है, स्टैंडर्डाइज करते हैं आप एक्सपेरिमेंट को, ओरिजिनल वर्क तो ऐसे ही आता है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, उस सब छोड़ दो, छोटा सा एक चबच्चा उतना जमीन लो किसी किसान से। और उसको तो एक गरीब किसान था, वो कहा कि हमको तो पैसा नहीं है इतना, कहा कि हम लोग फंड करते हैं। कुछ नहीं हम लोगों ने किया, एक कॉमन प्रोसीड्योर एक अपने से यूटिलाइज किया, स्टैंडर्ड बनाया, एक्सकवेट करा दिया। तो एक्सकवेशन कराने में मिट्टी हम लोग ज्यादा नहीं, 4.5 फीट मुझे याद है का वो चबच्चा हम लोगों ने बनाया। और उसमें हम लोगों ने यह किया कि चलो इसमें चूंकि डेप्थ है उसका 6 फीट, जिस पॉन्ड में मखाना ऑलरेडी हो रहा था जहां से वह डाटा लाई, तो उसमें 6 फीट पानी का था, तो उपजा कम था। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 बात होता है, वाटर के डेप्थ को घटा के देखें और वाटर के डेप्थ को बढ़ा के देखें। 6 फीट पानी में, तालाब में जिसमें 6 फीट पानी है, उसमें मखाना का उत्पादन इतना हो रहा है, तो अब 2 ही उपाय है कि या तो 8 फीट करें या 4 फीट करें, 3 फीट करें। इस हिसाब से हम लोगों ने किया, तो हमारा स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। हमने उसको बंगाल में भी जाके पढ़ा था, ममता बनर्जी भी खुद थी, वहां से भी अब लोग आते हैं वहां हमारे दरभंगा के रीजनल सेंटर मखाना रिसर्च सेंटर में। तो हमने कहा क्या कि उतना ही कम एरिया में अब मखाना लिए, प्रीडेटरी फिश नहीं लो, 3-4 तरह का फिश डाल दो, सीडलिंग्स उसका, जो जिसको हम लोग कहते हैं फिंगरलिंग्स जूलॉजी के शब्दों में। तो हम जैसे आप मखाना का बीज हुआ तो समझिए मछली का बीज, आम भाषा में उसको फिंगरलिंग्स बोलते हैं। तो हमने कहा कि अब इसी में वो डाल दो। और तो क्या हो गया, आपको मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है, उसमें आप केवल मखाना का उत्पादन करते हैं और 4 तरह की मछलियों, तो सेम एरिया में आपको 2 क्रॉप एक ही सीजन में मिल गया। और ऑर्गेनिक खेती किया, नो पेस्टिसाइड्स, नथिंग, केवल काउ डंग का, केवल गाय के गोबर का इस्तेमाल किया। और ये जो होता है वीड्स, उसको पहले एक्सकेवेट किया और तो जनरेटर से उसका पानी निकाल दिया, पहले वाला पानी। और वह एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1 हेक्टेयर में 2,79,000 प्रॉफिट हुआ किसान को। सारा किसान वो मैकेनिज्म अब वहां फॉलो कर रहा है। अब जाइए आप दरभंगा एरिया में, तो वो खेती अब नहीं होती है। तो दिस इज समथिंग इनोवेटिव। हम यह नहीं कहेंगे कि यह आविष्कार है, ये इनोवेशन है कि इस मेथड से जो हम अगर करें तो ज्यादा उत्पादन हो सकता है। और ये आप कीजिए और अपनी भाषा में लिखिए, तो देखिए कि आपका प्लेगरिज्म का कहीं पर कोई नहीं आएगा, 10% जो मापदंड है उसके नीचे आएगा। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे आप विकसित होइएगा, एक ही बार में आप शेक्सपियर हो जाइएगा ऐसा नहीं है। अंग्रेजी बहुत अच्छा से बोलने लगिएगा, your communicative skill will be as good as those who are in say Europe or States। ये नहीं संभव है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिखिए अपनी भाषा में, कहीं से लीजिए रिसोर्सेस, चोरी भी करते हैं तो कीजिए, उतारिए किसी का और किसी सॉफ्टवेयर में डालिए जो फ्री है, बिफोर सबमिशन ऑफ द थीसिस। आप देखिए वो आपको करेगा कि इसमें 50% है, उसमें एक अलग एप्लीकेशन है कि वो आपको मिनिमाइज करेगा, वो आएगा 40% पर, वो आएगा 30% पर, उस शब्द को चेंज करता रहेगा, सोर्सेस को चेंज करता रहेगा। इसके बाद आपके पास आएगा, खुद ही आप डेवलप कर लीजिएगा अपना थीसिस,
जिसमें आएगा कि अब 10% से नीचे है। BNMU में मैंने पूछा इनको, जब कुलपति होके मैं आया तो यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें मुझे देखने को मिला कि कई थेसिस में इनको बुलवा के देखा कि 0% प्लेगियरिज्म। मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता है, या तो आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है या चेक ठीक से नहीं हो रहा। 0% तो हो ही नहीं सकता है। तो UGC नहीं रखती 0%, 10% क्यों रखी है? ये हो ही नहीं सकता है कि 0%। आपको कुछ ना कुछ लेना ही। मान लीजिए हम कहते हैं कि आई हैव टू गो टू पटना टुमारो, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये हमने लिखा, आप लिख दीजिएगा आई हैव टू गो टू पटना टुमारो, तो साहित्यिक चोरी हो गई, मेरा आपने कॉपी कर लिया। इसी को आप लिख दिएगा आई विल बी एट पटना टुमारो, कोई दूसरा लिख देगा आई हैव टू बी एट पटना टुमारो। तो दिस वे यू कैन चेक द प्लेगरिज्म एट योर ओन लेवल। एब्स्ट्रैक्ट सीखना सीखिए, बनाना सीखिए, पेपर राइटिंग सीखना सीखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं, रिसर्च ओरिजिनल करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये सब पर जरूर होना चाहिए। आप कोई प्रोजेक्ट बनाने से पहले, PhD में अपने को रिसर्च इन्वॉल्व करने से पहले जर्नल देखिए। अब लाखों जर्नल इंटरनेट पर आज के दुनिया में फ्री अवेलेबल है, उसको देखिए और अपने क्षेत्र को देखिए जहां आपको काम करना है, वहां जो संसाधन है। यहां आप चाहिएगा खुराना वाला काम तो होगा, चोरी कीजिएगा। तो आपको मधेपुरा में जो संसाधन है या यहाँ की जो सामाजिक आवश्यकता है समाज को, वैसा टॉपिक लीजिए, जाइए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, दूसरे के रिसर्च में देखिए कि X व्यक्ति ने ये काम किया है, दूसरे Y व्यक्ति ने उसी चीज को। रिसर्च क्यों नाम पड़ा है? एक ही चीज को बार बार खोज करने का रिसर्च। तो आगे किसी ने काम किया आपसे पहले, वो देखिए क्या किया, दूसरा इसके बाद कौन क्या काम किया, उसको कहां तक आगे बढ़ाया, तीसरा कहां तक आगे बढ़ाया। इसके बाद आपको लगेगा कि इस एरिया में जो 10 पेपर हम पढ़े हैं, इसमें ये गैप बचा हुआ है, ये चीज किसी ने नहीं किया है। दैट गैप हैज टू बी टेकन एज योर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड दैट विल फिल द वैक्यूम देयर। इस तरह से ओरिजिनलिटी आएगी। ऐसे साहित्यिक अपने आप साहित्यिक ये प्लेगरिज्म कम होगा, अपने आप कम होगा, नहीं तो ये हाइड एंड सीक चलता रहेगा। और आने वाला जो समय है, मैं बार बार कहता हूं कि अभी मैं ही आया हूं, 3 कुलपति मिलकर के हम लोगों ने बनाया है अभी पैट का रेगुलेशन। राज्यपाल महोदय के यहाँ 15 या 20 दिन पूर्व हुआ है, जो अधिसूचित भी हो गया। तो वो जब हम लोगों ने बनाया तो वहां से पहले से डायरेक्शन था कि UGC का जो अब यह है कि ऑल इंडिया टेस्ट से PhD अब होगा। इसी लाइट में आपको नया स्टैट्यूट बनाना है एडवाइजरी बोर्ड को। तो 3 कुलपति हम लोग थे, छपड़ा के भैसी साहब थे, पटना के थे, मैं था। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको ऐसे हम लोग बना देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आई डिफर। आप ऐसा कीजिए, हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों में गुणवत्ता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा भी दोष है इसमें, हम उनके टीचर हैं, हम ये मान के चलते हैं। अब एक ही बार हम अगर ऑल इंडिया UGC नेट टेस्ट NTA से लेंगे तो हमारे कोई बच्चे कम्पीट नहीं करेंगे, तब सब आएगा बाहर से। ठीक है, वो इंटेलिजेंट होगा क्योंकि वो ऑल इंडिया टेस्ट को पास करके आएगा। IAS और BPSC में अंतर हमको समझना होगा। तो हमारे बच्चे BPSC के लेवल के नहीं हैं और हम IAS लेवल के टेस्ट में उनको डालेंगे। तो मधेपुरा हो या दरभंगा हो या पटना हो, एक आध को छोड़ के कोई कम्पीट नहीं करेगा। तो हम 50% कर देते हैं पैट से और 50% ऑल इंडिया टेस्ट से रिजर्वेशन रोस्टर लगा करके। इस तरह से हुआ। जब वो गया वहाँ डिस्कशन के लिए, अब हम फाइनल करेंगे कोई ड्राफ्ट स्टैट्यूट परिवर्तन में, तो पहले तो दिखाना होगा ना जो व्यक्ति हमारे सर शीर्षस्थ हैं, तो ऑटोमेटिकली पहले वो रिएक्ट कर दे, क्या कर दिए ये क्या हो गया, तो डाइल्यूशन हो गया। सुने, जब तक वो बोलेंगे हम सर, हम लोगों को नहीं, अपने से शीर्षस्थ पदाधिकारी के आगे कैसे बोलेंगे, इंडिसिप्लिन होगा। जब वो शांत हो गए तो फिर मैंने कहा कि सर परमिशन हो तो कुछ बोलो। हाँ बोलिए। तो मैंने कहा सर देखिए,
आप आए हैं एक ही चीज़ के लिए कि आपको बहुत चिंता है कि बिहार का शिक्षा बढ़े। तो एक ही बार ब्रेक लगा देंगे तो होगा। तो 50% हम लेते हैं गुणवत्तापूर्ण ऑल इंडिया टेस्ट से, अब 50% हम लेते हैं बिहार के स्टूडेंट्स को, बीपीएससी वाले को। आईएएस वाले 50% आवेंगे, 50% बीपीएससी वाले आवेंगे। तो 50% आपका डाइल्यूशन 1-2 साल रहेगा, लेकिन क्वालिटी वहाँ से आएगा। हमारे जो बच्चे रहेंगे 50%, वो अगर उनके साथ ही ना रिसर्च स्कॉलर रहेंगे तो वो इम्प्रूव कर जाएंगे उनके संगत में, उनके इंटेलिजेंस से। तो क्या होगा कि हमारे बच्चों में गुणवत्ता बढ़ेगी। इस तरह से वो कन्विंस हुए और तब ये स्टैट्यूट बना कि 50%, अदरवाइज आपको ऑल इंडिया टेस्ट से होता। तो जहाँ तक हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको कह रहे हैं कि आप अपने को कीजिए। एकेडमिक इंटीग्रिटी, ये जो आप डिक्लेरेशन देते हैं थेसिस में कि यह वर्क हम डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल वर्क डन बाय मी, यही लिखा रहता है, कैरिड इन दिस लेबोरेटरी एंड नो अदर डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड टू एनीबॉडी इन दिस ऑन दिस टॉपिक, यही लिखते हैं। सोचिए जा करके कि यह आत्मचिंतन कीजिए। आपको या हम अपने बारे में हम दूसरे को ठग लेंगे, अपने को नहीं ठगेंगे। मैं तो जानूंगा ना कि मुझ में क्या दोष है, कमी है। इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और ऐसे ही वर्कशॉप जो हों, तो मेरा आग्रह है कि हमारे बच्चे, आज मैं देख रहा था तो बच्चे, आवाज़ उधर से आ रही थी, क्यों कि दे आर स्टिल नॉट दैट मच ये कंप्यूटर फ्रेंडली एज ए रिसर्च स्कॉलर इन दिस एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड शुड बी। तो हम कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, जिसका उनको पूरा स्किल डेवलप्ड अभी नहीं है। तो इट इज़ मोर बेटर एंड प्रेफरेबल कि रिसोर्स पर्सन को बुला करके हम ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस में करावे, तो बच्चे अधिक सीखें। फिर भी हमारे विश्वविद्यालय के इनको तो मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूं और सबों को कि ऐसा वर्कशॉप किया गया। आगे हम लोग करते रहें ताकि हमारा एकेडमिक अचीवमेंट्स, हमारा क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव्ड हो। और हमारी सफलता इसी में है। बच्चे करने दीजिए, हल्ला करते हैं, मत झुकिए, अपने वो समझेंगे और एक बार वो समझ गए तो हमको और आपको भी वही ठीक कर देंगे। पढ़ा के कहेंगे कि हमको ये चाहिए, तो आप पढ़ के आइएगा, हम पढ़ के आवेंगे क्लास में। सो प्रिपेयर देम, counsel them. It is more necessary that our students should be counseled how to improve the quality of research within the limitations that we have in Madhepura, within the resource crunch that we are facing. Isme what best we can do. This is the responsibility not only of the students but all the stakeholders. I mean the administration of the university, the faculties of the university, the students of the university, the employees of the university, and the society at large. So everybody has to share, has to shoulder this sort of responsibility. Unless you do that, it will be useless. That it will be like that khana puri, like that, like kya kahe abhi, hide and seek game. So this is more important. I still again I say I own all the deficiencies being head of the university on me. If at all there is any deficiency, that is on my part. But I know the students are innocent. They are also responsible, but to a little extent they are more responsible we are for the what word I should use, for the downgrading, deterioration in the quality of our research. With this, I again thank you all for giving me a patient hearing, and once again I expect from my dear students that find out a short topic, a original topic which will prevalent to the needs of the society of this area. That will ultimately, if at all you are doing a research, that should be disseminated to the society. If the society is not benefited, research does, so applied research has more value these days. So with this word again, once again, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना
इसके लिए मैं फिर एक बार आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहें, जीवंत बना रहे यह कैंपस, और इसके लिए आवश्यक है ऐसे कार्यक्रम। और प्रत्येक विभाग से मैं अपेक्षा करता हूँ कि एक नेशनल और एक इंटरनेशनल सेमिनार इस साल में कीजिए, इस वर्ष में। उससे क्या फायदा होगा कि हमारे बच्चे का भी आर्टिकल उसमें आएगा, बाहर के बच्चों का भी आएगा। हमारी आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि बच्चे को कहिए कि तुम अपने रिसर्च को लिख करके एब्स्ट्रैक्ट लाओ। आप उसको कहिए, उसका लिख मत दीजिए, कहिए रे बाबू इसको ऐसे चेंज करके लो। 2 बार 3 बार 4 बार वो लिख करके आएगा। फाइनली जो ग्रामेटिकल एरर एकाध है उसको कर दीजिए। अब क्या होगा कि उस एब्स्ट्रैक्ट बुक में हमारे बच्चे रिसर्च स्कॉलर्स का भी पेपर रहेगा और दूसरे स्टेट्स का भी पेपर रहेगा। आप कंपेयर कीजिएगा तो क्वालिटी में हम उससे कम नहीं उतरेंगे। ये सब चीज़ भी हमें करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कि प्रत्येक विभाग एक नेशनल और एक इंटरनेशनल करे सेमिनार और वो या कॉन्फ्रेंस, दैट इज एंड दैट ओनली विल पेव द वे, ओपन द डोर towards achieving the quality education. For that the university is supposed to be meant. Thank you all.